नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझते हैं। A.R. देसाई की किताब भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के दूसरे अध्याय के जरिए हम ये जानेंगे कि भारत पर अंग्रेजों की जीत सिर्फ एक और लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया, एक सामाजिक क्रांति। लेकिन इस बड़ी क्रांति को समझने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और ये याद करते हैं कि अंग्रेजों के आने से ठीक पहले भारत असल में था कैसा। पिछले अध्याय की कुछ जरूरी बातें जल्दी से दोहरा लेते हैं। याद है, हमने बात की थी कि उस वक्त भारत की आर्थिक रीढ़ क्या थी। वो थे हमारे आत्मनिर्भर गांव। ये गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थे जो सदियों से लगभग बिना किसी बदलाव के चले आ रहे थे। और इसका नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि दिल्ली की गद्दी पर कोई भी बैठे, राजा बदले, सल्तनतें आएं और गईं, पर गांव की जिंदगी पर, आम लोगों की जिंदगी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। सत्ता बदलती थी, लेकिन समाज का बुनियादी ढांचा वैसा का वैसा ही रहता था। और इसी वजह से एक ऐसा समाज बना जो धर्म और संस्कृति के धागों से तो जुड़ा था, लेकिन उसमें एक राष्ट्र होने की जो भावना होती है वो नहीं थी। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर देश बटा हुआ था। और यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी जमीन पर अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो आज के सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि यह विजय अभूतपूर्व क्यों थी, फिर इसकी दोहरी भूमिका को समझेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे एक नए समाज का जन्म हुआ, और आखिर में इस अध्याय के मुख्य टेकअवेज क्या हैं। तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं। आखिर ब्रिटिश जीत को भारतीय इतिहास में इतना अनोखा, इतना अभूतपूर्व क्यों माना जाता है? देखिए, भारत पर हमले तो पहले भी कई हुए थे, लेकिन उनमें और अंग्रेजों की जीत में जमीन आसमान का फर्क था। क्यों? क्योंकि जो पहले आक्रमणकारी आए वो यहीं की व्यवस्था का हिस्सा बन गए। उन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से शासकों को बदला, लेकिन अंग्रेज वो अपने साथ एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक सिस्टम लेकर आए, एक पूंजीवादी व्यवस्था जिसने भारत की सदियों पुरानी आर्थिक और सामाजिक बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। और इसीलिए देसाई मार्क्स का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये थी भारत के इतिहास की एकमात्र असली सामाजिक क्रांति, क्योंकि इसने पहली बार देश के आर्थिक आधार को ही बदल डाला। अच्छा, तो ये सामाजिक क्रांति आखिर थी कैसी? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देसाई बताते हैं कि इस जीत के, इस क्रांति के 2 चेहरे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ सिर्फ तबाही और बर्बादी थी? इसी सवाल का जवाब देने के लिए A.R. देसाई कार्ल मार्क्स की एक बहुत मशहूर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों की भारत में भूमिका दोहरी थी, एक विनाशकारी और दूसरी प्रगतिशील, एक साथ एक ही समय में। इसका पहला चेहरा तो विनाशकारी था, ये हम सब जानते हैं। अंग्रेजों ने भारत के स्वदेशी उद्योगों को तबाह कर दिया, गांवों की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया और देश के संसाधनों का जमकर शोषण किया। ये बर्बादी का दौर था। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था जिसे मार्क्स ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील कहते हैं। इसी क्रूर प्रक्रिया के बीच, अनजाने में ही सही, अंग्रेजों ने पहली बार पूरे भारत को एक राजनैतिक और प्रशासनिक धागे में पिरो दिया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और इसी ने एक नए एकीकृत राष्ट्र की नींव रखी। तो ये जो विनाश और पुनर्निर्माण की एक साथ चलने वाली प्रक्रिया थी, इसी उथल-पुथल से एक बिल्कुल नए भारतीय समाज का जन्म हुआ, एक ऐसा समाज जो पहले कभी था ही नहीं। इस पूरे बदलाव को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। देखिए, पहले भारत सामंती टुकड़ों में बटा था, फिर आई ब्रिटिश विजय जिसने इस पुराने ढांचे को तोड़ा। इसकी जगह आया एक पूंजीवादी सिस्टम जिसने नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया, और आखिर में इसी ने भारत को राजनीतिक रूप से एक करके एक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रिटिश विजय भले ही शोषण पर टिकी थी, लेकिन विरोधाभासी रूप से उसी ने भारत में वो राजनीतिक और आर्थिक एकता पैदा की जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद की जमीन बनी। और बस यहीं से एक नया और बहुत बड़ा सवाल उठता है जो हमें अगले अध्याय की ओर ले जाएगा। हमने देखा कि अंग्रेजों ने जमीन पर निजी मिल्कियत का कॉन्सेप्ट शुरू किया। सुनने में तो ये एक प्रोग्रेसिव कदम लगता है ना?
है ना? लेकिन जरा सोचिए, इस एक बदलाव ने भारत के करोड़ों किसानों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। इसका जवाब जानेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।